गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। आज अपन क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ेंगे, बचपन, जिसके कवि कौन है? कृष्णा सोबती। ठीक है, पढ़ते हैं अपन। कवि कहते हैं, कृष्णा सोबती कवि कहते हैं, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। कृष्णा सोबती बोलती हैं, कवि बोलते हैं कि मैं तुम्हें अपनी बचपन की ओर ले जाऊंगी। है ना, बचपन मतलब जो अपन बचपन में होते हैं ना, जब अपन बचपन में खेलते कूदते रहते हैं, जब छोटे होते हैं, तो बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती है। कवि कहते हैं कि मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ, बड़ी बुआ भी हो सकती हूँ, बड़ी मौसी भी हो सकती हूँ। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। कवि कहते हैं कि परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। कवि कहते हैं कि हाँ, मैं इन दिनों कुछ अब उम्र में मतलब जैसे बड़ी हो गई हूँ बहुत, ये महसूस करने लगी हूँ। शायद इसीलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी ना, मतलब शायद इसलिए कि मैं मतलब तुम लोगों से तो बहुत पहले ही पैदा हो गए, तो तुम्हारी दादी नानी की उम्र पिछली शताब्दी में पैदा हो गई थी, मतलब पिछले सन में पैदा हो गई थी, है ना। हमसे तो वो बहुत बड़ी हैं। कवि कहते हैं कि मैं तुमसे पिछली शताब्दी में पैदा हो गई थी ना, इसीलिए मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। मतलब उनके पहनने ओढ़ने पर, मतलब जो उनका रंग ढंग है, पहनना ओढ़ना है, उसमें भी काफ़ी बदलाव आए, मतलब काफ़ी चेंजेस आए। ठीक है ना, पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, मतलब पहले कवि कहते हैं कि पहले वो रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हैं, नीला है, जामुनी है, काला है, चॉकलेटी है, ऐसे, है ना। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। अब कवि कहते हैं कि अब मन कुछ ऐसा करता है कि वो सफ़ेद पहने, गहरे नहीं, हल्के रंग पहने। गहरे कलर नहीं, डार्क कलर नहीं, उनको हल्के रंग पहनने चाहिए, कवि ऐसा कहते हैं। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी, मतलब पहले के ज़माने में उस टाइम पर तरह तरह के बहुत सारे अलग अलग कपड़े पहने, जैसे फ़्रॉक है, फिर निकर कर वॉकर है, स्कर्ट है, लहंगे हैं, गरारे हैं, अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती हूँ। बचपन में कुछ फ्रॉक तो मुझे तब अब तक याद है, हल्की नीली और पीली धारी वाली फ़्रॉक रहती थी, गोल कॉलर की, और बाजू पर भी गोल कप रहता था। कवि कहते हैं कि उन्हें अभी भी उनकी ये फ़्रॉक याद है, जो हल्की नीली कलर की थी और पीली धारी वाली फ़्रॉक थी, जिसमें गोल कॉलर थी और पास में गोल कप लगा हुआ था, मतलब कॉलर। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नीदार घेरदार फ़्रॉक था। एक हल्के गुलाबी रंग का भी बारीक छोटा चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक था, मतलब जिसमें बहुत घेर था। नीचे गुलाबी रंग की फ्रील थी। फ्रील मतलब क्या होता है? झालर जो होती है उसको बोलते हैं। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था उस टाइम पर। कवि कहते हैं कि फ़्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल और बालों पे रंग बिरंगे रिबन लगाने का बहुत चलन था। लेमन कलर के बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, जिसके नीचे पर टकी थी दो ट्यूनिक भी याद है। एक चॉकलेट रंग की थी और अंदर की कोटी प्याजी दूसरे ग्रे की थी और उसके साथ सफ़ेद कोटी। वो दो बोलते हैं कि मुझे दो ट्यूनिक्स भी मेरी याद है, एक चॉकलेटी कलर की थी और एक ग्रे कलर की थी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है, मतलब वो बोलते हैं कि मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। कवि कहते हैं कि बचपन में हमें हमारे मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जाते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार को सुबह इसी में लगते रहते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी, मतलब जब वो जूते पॉलिश करते थे तो जूते बहुत साफ़ और बहुत अच्छे दिखने लगते थे। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। कवि कहते हैं कि मुझे आज भी बूट पॉलिश करना, मतलब जूते पॉलिश करना बहुत अच्छे लगते हैं। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। कवि कहते हैं कि आज के पीढ़ी में तो बहुत सारे नए नए शूज़ आ चुके हैं जो बहुत आरामदायक होते हैं। हमें जब नए जूते मिलते हैं उसके साथ ही
छालों का इलाज शुरू हो जाता। हम मतलब कवि कहते हैं कि जब हमें नए जूते मिलते थे ना, तो हमको जब पैर में छाले हो जाते थे तो छालों का इलाज शुरू हो जाता था। जैसे पहले के जो जूते होते थे वो जैसे अपन पहनते थे, तो कभी कभार अभी भी होता है ना, जैसे अपन कोई चप्पल पहनते तो अपने काट जाती, कोई नई नई चप्पल होती, कोई नए नए जूते होते तो अपने को छाला पड़ जाता है ना उंगली के पास में। जो अपनी पहली वाली उंगली होती है, अंगूठा होता है, उसके पास में छाला नहीं हो जाता है नीचे। ऐसे वो बोल रहे थे कि छालों का इलाज शुरू हो जाता है, मतलब छाले हो जाया करते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते थे, अपने पास रुई ज़रूर रखते थे। जब कभी लंबी सैर पर मतलब लंबी रूट पर कहीं जाते थे तो अपने पास रुई रखते थे। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर, मतलब अगर कभी भी ऐसा लगता था कि हमको छाला हो रहा है तो हम रुई उस जगह पर रख लेते थे। हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क है। वो बोलते हैं कि कभी कहते हैं कि हमारे और तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। हर शनिवार को हमको ऑलिव ऑयल जो होता है ना, अरंडी का तेल होता है और सरसों का तेल होता है, पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। छोटे शीशों के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए मिशन पड़े रहते थे, उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी। मतलब वो मिचमिचाती ना अपनी नाक, उस तरीके से मितली होने लगती थी, नाक में खुजली चलने लगती थी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम वह ना पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। मतलब कभी कहते हैं कि अगर हम वो नहीं भी पीते तो कुछ बिगड़ता नहीं, आज भी हमारी सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। याद रहे उन दिनों घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। ग्रामोफोन आते थे ना पहले के ज़माने में, वो थे। अपने जो टेलीविज़न टीवी होती थी ये सब नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौरी समोसे पैटीज़ में बदल गया है। हमारे बचपन में की कुल्फ़ी आइसक्रीम अब कचौरी समोसे और पैटीज़ में बदल गई हैं। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत, कोक, पेप्सी में उन दिनों कोक नहीं लेमनेड विमटो मिलती थी। उस दिनों कोक नहीं मिलती थी, लेमनेड और विमटो जैसी ये जूस मिलते थे, है ना। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बेंगर्स और डिवको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की, मतलब हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी शिमला मॉल से ब्रेड लाने की, ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर माल से ज़्यादा मतलब हमारा घर जो था माल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, मतलब एक छोटी सी चढ़ाई थी और हम पहुंच जाते थे वहाँ से। एक उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू आती थी। हमें हफ्तों में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। मैं स्टॉक लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात में खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े से खाती रहती थी। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी, कस्मल। सोचकर ही मुंह में पानी भर आ जाए, मतलब सोचकर ही मुंह में पानी आ जाता है। चेस्टनट और गजब की चीज़ आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में, आग पर उन्हें भूनते थे, गरम करते थे और फिर छिलके उतार कर मुँह में। चने और गरम और अनारदाने का चूर्ण, हाँ, चने और गरम की पुड़ियाँ जो तब थी वह अब भी नज़र आती हैं, अब भी नज़र आती है ना, जैसे चने की पुड़ियाँ नज़र आती है ना, चने और गरम अनारदाने का चूर्ण, ये सब अभी भी हमें नज़र आता है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर में इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। जो अपन चने के वो देखते हैं ना, पेपर से गोल गोल कोन शेप बना देते, उसमें चने भर कर देते। जब भी हम कभी कालका माता या कहीं पर भी कोई मंदिर है आसपास में, जैसे कालका माता एग्जाम्पल तो मैंने आपको रतलाम का दिया है, जैसे कि आपके आसपास कोई भी मंदिर होगा या कोई भी मेला लगता होगा तो चने की पुड़िया मिलती है ना, चने सिंग दाने की, उसकी बात कर रहे हैं।
कुछ बच्चे पूड़िया पर तेज मसाला बुरक कुछ बच्चे उस पर तेज मसाला बुरका देते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक ये पूड़ियाँ चलती रहती थी। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने पर और कदम उठाने पर खासी लय रफ्तार रहती थी, मतलब धीरे धीरे हम घूमते रहते थे। हम जाने क्यों घोड़ों की कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते रहते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत। उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने झाकू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैलती। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे मिलते थे, पहाड़ रहते थे, झाकू का पहाड़ और गिरजाघर रहता था जिनकी घंटियां बजती थी तो दूर दूर तक उनकी आवाज़ फैल जाती थी। लगता था कि इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं, मतलब उनके संगीत से जो प्रभु यीशु हैं वो खुद कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे हैं और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी है। हरीश पर की रौनक और मॉल की दुकानें की चमक भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने है। उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सर्दी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती थी बच्चे उन्हें देखकर बाहर दौड़ते थे। मतलब जो हवाई जहाज अभी भी कई बार होता है ना कि हम आवाज़ आती है तो हम बाहर दौड़कर देखने निकलते हैं। दिखता था कि एक भारी भरकम पक्षी उड़ रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। मतलब उसको देखते थे और अभी भी एरोप्लेन कैसे गायब हो जाते हैं फटाक से, उसकी स्पीड कितनी तेज होती है ना। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चचेरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है इस उम्र में ऐनक। मतलब वो छोटे बड़े मेरे चचेरे हैं की ओर देखते और कहते कि आंखों में कुछ तकलीफ है, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब को कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। मतलब वो डॉक्टर का भी कहते हैं कि मैं डॉक्टर साहब को कहा दोहरा देती थी। मतलब उनका जो डॉक्टर साहब का कहना होता था ना वो दोहरा देती थी कि कुछ देर पहनोगी तो ये ऐनक उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा था। डॉक्टर साहब ने तो आश्वासन दिया था पर चश्मा अभी तक नहीं उतरा था। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़कों को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मेरे को बोलते हैं कि आँख पर चश्मा लगा रखा है मैंने ताकि सूझे मुझे दूर की, मतलब मुझे दूर का दिखाई दे, इसीलिए नहीं लगा रखा है कि लड़के मुझे लंगूर मतलब बंदर कहें कि बंदर जैसी सूरत है। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। वो बहुत चिढ़ती थी कि मुझ पर ऐसा क्यों बोल रहे हो मुझे, पर उनकी जो बात थी ये बुरी नहीं लगी। मतलब ये शेर जो शायरी होती है ना, आँख पर चश्मा लगाया था कि मुझे दूर की है, उन्हें बहुत बुरी नहीं लगी पर उन्हें चिड़चिड़ हो रही थी। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी फिर पहनी, फिर उतारी फिर पहनी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, ऐसा सोचती रही। मतलब मैं अपने आप को बार बार चश्मा उतारे पहने देख रही थी। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी लगा।
तब की बात है, अब तो चेहरे के साथ साथ घुल मिल गया है चश्मा मेरा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। कवि कहते हैं कि वो तो तब की बात है, पर अब मुझे चश्मे की आदत पड़ गई है, अब कभी नहीं लगाती हूँ तो खाली खाली लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। याद आ गया मतलब वो टोपा, वो काली फ्रेम का चश्मा और वो लंगूर की सुंदर, मतलब लंगूर मतलब बंदर जैसी सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। वह कवि कहते हैं कि इन दिनों में से भी मैं शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने बहुत सारे रंगों की अपने पास रख रखी है। कहाँ दुपट्टे को ओढ़ना, कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। मतलब कहाँ ये दुपट्टे और कहाँ वो इतनी अच्छी हिमाचली टोपियाँ। ठीक है, चैप्टर ख़त्म होता है या पार्ट आपका ख़त्म होता है। जिसके कवि कौन थे? कृष्णा सूक्ति। इसमें अपन ने किसके बारे में पढ़ा? बचपन के बारे में पढ़ा कि उनके बचपन में क्या करती थी, कैसे रहती थी। ठीक है, थैंक यू क्लास।